Now, when I say wave optics, तो wave optics is nothing but study of light. एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जहां पे लाइट के बिहेवियर को, लाइट के प्रॉपर्टी को, उसके एट्रीब्यूट को स्टडी किया जाता है। एंड ऐसे कुछ छोटे मोटे लेवल पे नहीं, बहुत बड़े लेवल पे स्टडी किया जाता है। आई गेस सबको लाइट का स्पीड तो पता ही होगा। कितना है लाइट का स्पीड? 6.673। क्या बोल रहे 3 into 10 raised to 8 हाँ, meter per 3 second. into 10 raised to 8। ए बाबा, कौन सा लाइट है तेरा पास? तो बेसिकली स्पीड ऑफ द लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय c, and that c is always equals to 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड, बराबर? ये 3 into 10 raised to 8 को अगर मैं किलोमीटर के टर्म्स में लिखूं तो कितना होएगा रे? तो इट वुड बी somewhat 3 into 10 raised to 5. 10 raised to 5 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करूं तो इट वुड बी लुकिंग लाइक 3,0,0,000 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कितना होता है रे ये? हाउ मच इट इज? 3 लाख 3 lakh kilometer per second. 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। ये मुझे बोलने को 5 सेकेंड लगता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बट ये हर सेकेंड उतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो एक ऐसा इंसेनली फास्ट चीज के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। प्लस हैव यू एवर सीन लाइट? किसी ने लाइट को देखा है आज तक? मतलब कैसे दिखता है लाइट? ब्राइट होता है। White होता है. व्हाइट होता है। ब्राइट अच्छा, लाइट ब्राइट होता है, ठीक है। लाइट, सर, लाइट से हम लोग टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। अरे बाप रे बाप रे, क्वांटम मैकेनिक्स की बातें हो रही है भैया। मार्वल का अगला पिक्चर बनने वाला है, अपने यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। बेसिकली लाइट इटसेल्फ इज नेवर विजिबल। लाइट खुद कभी भी नहीं दिखता। लाइट के वजह से चीजें हमें दिखती हैं। Getting it? In the dark we cannot see anything, but when there is light we can see everything. रेनी सीजन में वो लाइटनिंग होता है, वो तो दिखता है ना, तो वो लाइट ही बोल सकते हैं ना। हाँ, तो लाइटनिंग में लाइट होता है करके हमको लाइटनिंग नजर आता है। अगर लाइटनिंग में लाइट नहीं होता तो हमको नजर नहीं आता। जैसे कि हवा चलते वक्त तुझे दिखता है हवा चल रहा है, हवा बह रहा है क्या नहीं? जोर से तूफान आ जाता है, अंधेरे में लेके चला जाता है चीजों को, समझ में भी नहीं आता। So without light, it is impossible for us to perceive sensation of vision. Light is something which provides that kind of thing. तो आज जो भी इंफॉर्मेशन हमें आज लाइट के बारे में पता है, ये बहुत ही ज्यादा रिसर्च, बहुत ही ज्यादा चीजों के साथ गुजरने के बाद मिली हुई इंफॉर्मेशन है। Getting it? तो ये कुछ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं, ये कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लाइट के क्षेत्र में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। एंड यू कैन सी द स्टडी ऑफ लाइट स्टार्टेड विथ न्यूटन इटसेल्फ। ऑब्वियसली एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ हिम इन द क्लासिकल मैकेनिक्स, बट या इट्स ट्रू दैट इट स्टार्टेड इन 1675 एंड लाइट को समझते समझते इट वेंट 1924। मींस ऑलमोस्ट 300 साल लग गए, है क्या नहीं? एक 300 साल का स्ट्रेच लगा, लगभग 250 साल बोल सकते हैं हम लोग, टू बी वेरी एक्यूरेट। बट ये 250 साल हमने लाइट को समझने के लिए लगा दिया। एंड ये इतना जरूरी भी है, ये 250 साल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि लाइट फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ज्यादा तेज है, इतना ज्यादा फास्ट है। सेकेंड ऑफ ऑल ये दिखता नहीं है। गेटिंग इट? तो जब एक ऐसा चीज जो इतना तेज और इतना दिखता नहीं है तो उसको स्टडी करना इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। देन टू, ये कुछ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कैसे कैसे करके चीजों को पढ़ा, समझा और हमको समझाया ताकि आज हम इसको डिस्कस कर पाए। इट ऑल स्टार्टेड विथ नन अदर देन न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी। अकॉर्डिंग टू, हाँ आता हूं ना बेटा, आता हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, लाइट इज समथिंग विच यू कैन नॉट सी। ठीक है, लाइट एक ऐसा चीज है जो कभी भी दिखता नहीं है। एंड लाइट को देखने के लिए तुमको
बहुत सारे अजम्पशंस एंड बहुत सारे तरीके ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो तुमको उसका नेचर, उसका बिहेवियर समझ में आने लगेगा कि वो कैसे काम करता है, व्हाट इज द वर्किंग कॉन्सेप्ट ऑफ इट। तो न्यूटन ने कहा कि हर एक लाइट सोर्स लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एमिट करता है एंड दोस टाइनी पार्टिकल्स आर नथिंग बट कॉल्ड कॉर्पसेल्स। गेटिंग इट? तो आप लोग ने बायोलॉजी में भी पढ़ा रहेगा, आरबीसी का फुल फॉर्म आपने सुना रहेगा, इट इज रेड ब्लड कॉर्पसल, है क्या नहीं? तो corpuscle is something which refers to tiny particles which cannot be seen with our naked eye। जैसे कि हमको पता है कि भाई एनिमेशन वगैरह में हमने देखा, यूट्यूब में देखा, बहुत सारे ग्राफिक्स में देखा कि ये जो हमारा क्या बोलते हैं इसे, सो कॉल्ड आरबीसी होता है, ये बटन शेप का होता है, ठीक है। हमने एनिमेशन में देखा एकदम तेजी से दौड़ता है, ये वेन्स के अंदर से एकदम तेजी से दौड़ लगाता है, लेकिन रियल लाइफ में तो कभी हमने देखा नहीं, क्योंकि हमको नॉर्मल जैसे किसी ने हाथ काट दिया तो हमको खून बहते हुए दिखता है, उसमें वो आरबीसी दौड़ रहे हैं, आरबीसी घूम रहे हैं, वो सब नजर नहीं आते भाई सब हमें। गेटिंग इट? तो इन शॉर्ट द थिंग्स आर लाइक यू कैन नॉट सी दिस विथ नेकेड आई, यू नीड टू हैव सम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू अंडरस्टैंड दैट। तो न्यूटन ने भी यही बात बताया। न्यूटन ने वो कॉर्पसेल्स को डिफाइन किया। न्यूटन ने कहा कि दिस कॉर्पसेल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, दे आर रिजिड एंड दे आर वेटलेस। तुम अगर इसको दीवार पे फेंकोगे तो ये बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है। तुम देखोगे कि उसका शेप अभी भी वैसे ही रहेगा, प्लस ये वेटलेस है, ठीक है, इनका इतना ज्यादा कुछ खास मास होता नहीं है, ठीक है। तो ये वेटलेस होते हैं, इसलिए जब आपके आंखों पे गिरता है सर तो आपको ऐसा कभी हैवी फील नहीं होता है। गेटिंग इट? जब कभी भी आपके आंखों में ये पड़ता है तो यू नेवर फील कि अरे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया या बहुत ज्यादा हैवी हो गया। तो ये दो प्रॉपर्टीज न्यूटन ने बताया, प्लस न्यूटन ने और भी चीजें समझाई। न्यूटन ने बताया कि व्हेन दिस corpuscles strike our retina or retina you can say, we get vision, without that we cannot see। plus he assumed and he explained people that the different colors are due to the different sizes of corpuscles, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट बताया, तो लोगों ने समझा, लोगों को लगा कि भाई कुछ नया डायरेक्शन दे रहे लाइट के लिए। देन न्यूटन ने एक ऐसा पॉइंट बताया जिसने लोगों को विश्वास करने पे मजबूर किया कि भाई ये जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है। न्यूटन ने कहा कि बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड एंड लो मास दिस corpuscles are not affected by earth's gravitational field, hence whatever the light we receive, we always receive it in a straight line, that is it supports rectilinear propagation। तो जब ऐसी सब बातें चलती गई, जब ऐसी सब बातें समझ में आती गई, तो लोगों ने विश्वास कर लिया कि न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थियरी सही है, ठीक है, जबरदस्त थियरी है न्यूटन का। लेकिन विथ टाइम कैसे होता है ना, जब तुम्हारा कोई थियरी पब्लिश होता है तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग जो है वो उसके पीछे लग जाते हैं, रिसर्च करते हैं उसके ऊपर। तो जब ऐसे रिसर्च किए तो हमें बहुत कुछ नया नया पता चलने लगा, ठीक है, और हमको कुछ कुछ खामियां नजर आने लगी न्यूटन के थियरी में। सबसे पहला ड्रॉबैक जो हमने स्पॉट किया वो था कि भाई न्यूटन का जो थियरी है, दिस थियरी कैन नॉट एक्सप्लेन पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब बच्चा बोलते हैं सर पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या है, तो आप लोग ने ऑलरेडी ये चीज एक्सपीरियंस किया हुआ ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि भाई फर्स्ट टाइम सबके सामने ये चीज आ रहा है। whenever you stand nearby a surface of swimming pool, okay, and कोई अगर अंदर स्विमिंग कर रहा है तो you can see him, ठीक है, आपको वो इंसान नजर आता है। at the same time when you are seeing him you can also see yourself, आप अपने आप को भी देख पाते हो। getting it? प्लस जो स्विमिंग कर रहा है वो भी आपको देख पाता है, बट इतने अच्छे तरीके से नहीं देख पाता है, बट हाँ वो देख जरूर पाता है आपको। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो आप यहाँ पे खड़े थे, आपसे लाइट जाके वापस से रिफ्लेक्ट बैक हुआ ताकि आपको नजर आए, एट द सेम टाइम वो अंदर भी गया ताकि जो अंदर स्विमिंग कर रहा है उसे भी नजर आए। तो ये जो फंडा है
ये जो फिनोमिना है जो हमने यहाँ पे समझने की कोशिश किया, ये चीज को पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कहते हैं। और ये चीज न्यूटन का थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने अज्यूम किया था कि पार्टिकल जो है, कॉर्पसल जो है, वो रिजिड है। तो रिजिड अगर है तो भाई साहब वो जब टकराएगा तो या तो बाउंस बैक हो जाएगा या तो आर पार चला जाएगा। लड्डू थोड़ी आधा ऊपर आधा नीचे जाने को, करेंगे। तो ये एक पॉइंट उनका ड्रॉबैक बन गया। देन अदर देन दिस ही कुड नॉट एक्सप्लेन मेनी अदर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जैसे कि इंटरफेरेंस एक्सप्लेन नहीं कर पाया, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अभी ये सब चीजें तो तुमको अभी इतने अच्छे से पता नहीं है, बट विद टाइम इसी चैप्टर में तुमको ये समझाया जाएगा। बट टिल देन यू कीप दिस थिंग इन माइंड कि न्यूटन की थ्योरी से ये चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी भैया। न्यूटन was unable to explain all these parameters. हाँ, ये याद में रखिएगा। Then, according to this theory, Newton predicted that speed of light in denser medium is higher than speed of light in rarer medium. ये न्यूटन का मानना था। Getting it? This was Newton's assumption कि भाई लाइट जो है डेंसर में ज्यादा तेज ट्रैवल करता है। बट ये बात तो सबने बाद में समझ ही लिया था कि भाई ऐसा सब होता तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेयर में कोई भी चीजें ज्यादा तेज ट्रैवल करती हैं। बट न्यूटन को ये बात तभी समझ में नहीं आया। होता है गलती बड़े बड़े लोगों से भी, तो ये हुई गलती। और ये सब गलती के साथ साथ एक एक करके साइंटिस्ट लोग ने खामियां ढूंढना शुरू किया। तो ये जो पॉइंट बताया था ये फौकॉल्ट ने बताया था कि भाई ज्योमेट्रिकली ये चीज जस्टिफाई नहीं हो रहा है। प्लस एक पॉइंट जो न्यूटन के लिए बहुत महंगा पड़ा, या जो एक पॉइंट जो न्यूटन के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे बैकफायर हुआ, and that is when particles are emitted from the source of light, there should be decrease in mass. Getting it? एक बल्ब जो continuously large number of tiny particles को emit कर रहा है, with time it should shrink in size. But ऐसा हमको कभी देखने को मिला नहीं। Getting it? क्योंकि एक ट्यूबलाइट अगर हमने दिवाली में एक नया ट्यूबलाइट लिया तो बाय द टाइम इट इज क्रिसमस वो ट्यूबलाइट पतला नहीं होता है। गेटिंग इट? दो इट इज वर्किंग आउट डेली। तो लोगों को थोड़ा सा गड़बड़ लगने लगा न्यूटन के ये सब थियरी में। गड़बड़ के साथ साथ लोगों को ऐसा भी लगने लगा कि यार 10 पॉइंट बताता है कोई, 10 में से 2 रॉन्ग होते तो चलो हम लोग उसको ड्रॉबैक्स बोल के बाकी को मेरिट्स बोल के डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन 10 में से 9 अगर रॉन्ग हो गए तो फिर क्या करने का? तब कैसे जस्टिफाई करने का? तो ये चीज थोड़ा सा बैकफायर हुआ एंड न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थियरी वाज डिस्कार्डेड। The whole Newton's corpuscular theory was discarded and light क्या है ये फिर से एक क्वेश्चन मार्क में लोगों के सामने आ गया। Getting it? तो अभी जब लोगों के सामने ये चीज क्वेश्चन मार्क बन के आ गया कि भाई लाइट क्या है, तो लोगों ने पूछना शुरू किया। जिन्होंने ड्रॉबैक्स बताए उनको लोगों ने पूछना शुरू किया कि भाई चलो अभी तुम ही बता दो, या अभी तुम बोल रहे कि न्यूटन गलत है, अभी तो फिर तुम बताओ कि फिर लाइट क्या है। तो लोग ने बोला कि भाई हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि जो उसने बोला वो तो गलत है। तब जाके 1678 में एक साइंटिस्ट आया, ठीक है, फिजिसिस्ट, ओके, डच फिजिसिस्ट नेम क्रिस्टियन हॉगन। डच फिजिसिस्ट नेम क्रिस्टियन हॉगन, ठीक है। अभी एक्चुअली कैसा, ये डच वाले लोग हैं ना, तो ये लोग एच नहीं प्रोनाउंस करते हैं उनके यहाँ पे, तो काफी सारे लोग इसको उधर पे यूजेन करके कहते हैं, यूजेन, ठीक है। बहुत सारे लोग हॉगन करके प्रोनाउंस करते हैं। अपने इंडिया में तुमको ज्यादातर लोग हाइजेन करके बुलाते हुए दिखेंगे। तुमको जो बुलाना है बुलाओ, लेकिन स्पेलिंग इसका यही लिख के आना भाई साहब वहां पे। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्रिस्टियन हाइजेन, light was never a particle. According to him, light is never a particle. उन्होंने बोला कि लाइट जो है वेव है,
और उनके पूरे थियरी का ये सबसे बड़ा हाईलाइट था, सबसे बड़ा हाईलाइट, कि भाई ये जो लाइट है ये लाइट वेव है, और अगर लाइट वेव है तो उसका नेचर भी वेव के जैसा रहेगा, और जो वेव बिहेवियर दिखाता है वही लाइट भी दिखाएगा। तो सब लोग बोले अरे ये तो एक नया परसेप्शन है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट पार्टिकल था, ये बंदा तो बोल रहा है कि लाइट वेव है। तो सबको बहुत मजा आने लग गया, सबको बहुत इंटरेस्ट आने लग गया इस चीज में कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज बता दिया इन्होंने। तो लोग बोले कि और बताइए और बताइए। तो भाई साहब ने बताया कि लाइट सोर्स आर लाइक साउंड लाइक वेव्स, लाइट इज नन अदर देन साउंड। जैसे साउंड के वेव्स हैं वैसे लाइट भी है। दैट इज, उन्होंने इनडायरेक्टली ये जस्टिफाई करने की कोशिश किया कि लाइट वेव्स आर लॉन्जिट्यूडिनल इन नेचर। फिर उन्होंने ये चीज को सपोर्ट करते हुए कुछ बातें बताई कि व्हेन द वेव्स स्ट्राइक आवर रेटिना वी गेट सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, टिल द टाइम the light waves are away from the eyes, what we can see is complete darkness, but once light is coming into the action we can see the brightness everywhere. Then उन्होंने एक बहुत बढ़िया पॉइंट बताया कि ये जो अलग अलग कलर है ये अलग अलग कॉर्पसल से साइज के वजह से नहीं होते। The different colors of light are due to the different wavelengths of the wave. जिसका वेवलेंथ कम रहता है वो अलग कलर का नजर आता है, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है वो कुछ और कलर का नजर आता है। But the different colors are due to the different wavelengths which they carry. ये उन्होंने एक बात बताया। ठीक है, ये बातें समझ में आई, ये भी पॉइंट लोगों को जस्टिफाइड लगा कि भाई बहुत बढ़िया चीज बताया है। फिर उन्होंने बताया कि भाई लाइट जो है, ठीक है, ये वैक्यूम से ट्रैवल करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया एक बहुत बड़ा, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आया जो उस टाइम के बड़े बड़े साइंटिस्ट दिग्गज लोगों ने पूछा रहेगा कि भाई लाइट वैक्यूम से कैसे ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि सन में जो एक्सप्लोजन होते हैं वो साउंड तो अर्थ तक सुनाई देता नहीं है। एंड द रीजन वो अर्थ तक सुनाई देता नहीं है बिकॉज साउंड वेव्स आर लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। तो कैसे बोल रहे हैं हाइजीन की लाइट ट्रैवल कर सकता है वैक्यूम से? तो ये क्वेश्चन मार्क आया। तो उसने बोला कि किसने बोला वैक्यूम है? हु टोल्ड यू देयर इज वैक्यूम इन स्पेस? चिपका दिया उसने नया कॉन्सेप्ट। लोग बोले क्या बोल रही है? उसने बोल दिया कि भाई देयर इज एवरीवेयर अ मीडियम कॉल्ड एज लुमिनिफरस ईथर। एंड हाइजीन ने बोला कि दिस लुमिनिफरस ईथर एग्जिस्ट एवरीवेयर अराउंड द यूनिवर्स। अब साइंटिस्ट लोग बोले भाई ये क्या नया चीज छोड़ दिया इसने भाई। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग बोले कि लुमिनिफरस ईथर क्या होते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लुमिनिफरस ईथर? तो उसने बोला कि लुमिनिफरस ईथर इज समथिंग व्हिच हैज जीरो डेंसिटी, it has high elasticity, it has high inertia and it is perfectly transparent. और एकदम चालाकी से प्रॉपर्टीज बताया भैया, एकदम एकदम मतलब एकदम चालाकी से प्रॉपर्टीज बताया। उसने बताया ये बात, मतलब अगर कोई बोलेगा कि भाई लाइट मतलब किधर है लुमिनिफरस ईथर, आज तक तो हमने कभी देखा नहीं, तो बोलेगा कैसे दिखता है भाई, कैसे देखोगे? इट इज परफेक्टली ट्रांसपेरेंट। कोई बोलेगा ऐसा कैसे, हवा भी ट्रांसपेरेंट है बट हवा महसूस होता है। तो बोले कैसे महसूस करोगे, इट इज हैविंग जीरो डेंसिटी। कोई बोलेगा अगर उसके अंदर से लाइट जाता तो मीडियम में डिस्टर्बेंस, शॉक वेव्स कुछ नजर आना चाहिए। बोलेगा कैसे डिस्टर्ब होएगा, इट हैज हाई इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया, वापस से अपना सब कुछ ओरिजिनल शेप साइज एंड डायमेंशन रिगेन कर लेगा। ऐसे सब बड़ी बड़ी बातें बताई। तो लोग को लगा कि भाई ये बंदे ने ब्रेक थ्रू कर दिया है ऑप्टिक्स में, भाई साहब को सब कुछ समझ में आ गया है। एंड टू सपोर्ट दिस ऑल थिंग्स his theory could explain reflection, refraction, partial reflection, refraction, interference, diffraction, जो लाइट के सब मतलब ऑलमोस्ट 85% जो लाइट का प्रॉपर्टीज है, it was clearly explained by Huygens wave theory. इसीलिए लोगों का विश्वास और ज्यादा स्ट्रांग होने को लग गया। लोग उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करने को लग गए। और उसने ऐसी जबरदस्त प्रूफ दिए बाबा कि ऐसे इंपॉर्टेंट प्रूफ दिए कि आज भी हमारे स्टेट बोर्ड के एग्जाम में वो डेरिवेशंस पूछे जाते हैं 3 मार्क के लिए, समझा? तो दे वर सो स्ट्रॉन्ग इनफ टू एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग्स। प्लस जो न्यूटन ने वो गलत प्रेडिक्ट किया था स्पीड ऑफ लाइट, ही करेक्टली प्रूव्ड दैट लाइट इज फास्टर इन रेयर।
उसने बताया सबको कि लाइट रेयर में फास्ट ट्रैवल करता है और स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज लेस। इतना सब बताया, लेकिन उसके पूरे थियरी में सब पॉइंट्स एक से बढ़कर एक थे, लेकिन एक पॉइंट उसको बहुत महंगा पड़ा, एंड दैट पॉइंट इटसेल्फ बिकेम द ड्रॉबैक। एंड ऐसा ड्रॉबैक जिसने थियरी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया। अकॉर्डिंग टू हाइजन, लाइट वेव्स आर लॉन्जिट्यूडिनल, एंड ये चीज प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा रॉन्ग प्रूव हुआ, बिकॉज लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स travel in terms of compressions, rarefaction, compressions, rarefaction, compressions, rarefaction. Getting it? So light waves travel like this. There is rarefaction, there is compression, there is rarefaction. मतलब लाइट ऐसा आगे जाता है पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है, जबकि लाइट ऐसा होता नहीं, लाइट हमेशा स्ट्रेट जाता है आगे। तो प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें बैकफायर हुई लॉन्जिट्यूडिनल होने की वजह से। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग, जैसे इसने बोला लुमिनिफरस ईथर, पागल जैसे साइंटिस्ट लोग पीछे पड़ गए, पागल जैसे पीछे पड़ गए कि भाई ढूंढते ढूंढते, तो जो भी फॉरेन बॉडीज गिरे थे, जो भी उल्का गिरता है, जो भी फॉरेन से मेटेरॉइड्स गिरते हैं, ऑब्जेक्ट गिरते हैं बाहर से, स्पेस से, लोग उसको लेके इंस्पेक्ट करने लगे कि भाई कौन से मटेरियल्स डिटेक्ट होते हैं। इसको भी लुमिनिफरस ईथर नाम का चीज डिटेक्ट होता हुआ नहीं दिखा। फाइनली दे केम टू कंक्लूजन कि भाई ये चूना लगा रहा था, ऐसा कुछ चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड लेटर ऑन इन 18th सेंचुरी मैक्सवेल ने भी बता दिया कि भाई ये लाइट जो है वेव तो है, बट लॉन्जिट्यूडिनल वेव नहीं है, इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। तो बहुत सारी चीजें तभी वहां पे क्लैरिफाई हुई। गेटिंग इट? तो EMW जब मालूम पड़ा लोगों को, बाद में बहुत टाइम लग गया उस चीज को, तब जाके समझ में आया, बट उस टाइम पे तो पता चला नहीं था। एंड जस्ट बिकॉज उसने लॉन्जिट्यूडिनल बोला था, इलेक्ट्रिकल प्रोपगेशन भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एंड देयर वर सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ये भी आप अभी पढ़ोगे, इसी चैप्टर में पढ़ोगे आगे जाके। देयर वर लाइक प्रॉपर्टीज व्हिच वर सपोर्टिंग पोलराइजेशन, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी चीजें नहीं एक्सप्लेन हो पा रही थी, जस्ट बिकॉज ही सेड कि वो लॉन्जिट्यूडिनल है। अगर लॉन्जिट्यूडिनल की जगह पे वो बोलता कि भाई ये लाइट जो है ये ट्रांसवर्स है, तो शायद से 1678 में ही लाइट का सब सोल्यूशन निकल गया रहता, और आज हम लोग कुछ एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे होते लाइट के इंडस्ट्री में, यानी बहुत दुनिया के एक अलग ही लेवल पे हो गए रहते थे। बट व्हाटएवर हैपेंस फॉर गुड, जो भी हुआ दैट वाज इन फ्रंट ऑफ यू। देन उसके बाद मैक्सवेल ने बताया काफी कुछ थियरीज, मैक्सवेल ने सपोर्ट किए। मैक्सवेल ने कहा कि भाई लाइट जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एंड ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसा ट्रैवल करता है। देन 1900 में मैक्स प्लैंक केम विद द कॉन्सेप्ट कि light is not a continuous form of energy, it is discrete form of energy, it travels in the form of photons। तो तभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट निकलने लगा। तो और 1900 was the era of आइंस्टाइन, तो आइंस्टाइन ने भी काफी कंट्रीब्यूशन किया। तो 1900 में वापस क्वेश्चन मार्क आने लगा, क्योंकि फोटॉन्स मतलब पार्टिकल हो गए, तो लोग वापस से बोलने लगे अरे न्यूटन करेक्ट था, अरे अपन ने अंडर एस्टिमेट किया न्यूटन के थ्योरीज को वगैरह वगैरह करके। तो वापस से लोग कंफ्यूज हो गए कि लाइट वेव है कि पार्टिकल है कि वेव है। फिर 1924 में इसको क्लैरिफिकेशन मिला। 1924 में डी ब्रोगली ने कहा, लुइस डी ब्रोगली ने कहा कि भाई लाइट को नेचर ने बनाया है, एंड नेचर लव्स सिमेट्री। तो नेचर ने लाइट को सिमेट्रिक बनाया है, नेचर ने लाइट को पार्टिकल नेचर भी दिया है, वेव नेचर भी दिया है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इट समटाइम्स बिहेव्स एज वेव एंड समटाइम्स बिहेव एज पार्टिकल। जैसे कि इंसान होता है, इंसान अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो अच्छा बिहेव करता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो बुरा बिहेव करता है। तो नेचर ने भी लाइट को एग्जैक्टली उस तरीके से बनाया है। तो ऐसा ये जर्नी था, काफी शॉर्ट में बताया आपको मैंने मैक्सवेल, प्लैंक और डी ब्रोगली के बारे में, क्योंकि उसके ऊपर एक चैप्टर ही है अपने को आगे जाके, ठीक है, क्वांटम थियरी के ऊपर, फोटॉन्स के ऊपर, डुअल नेचर के ऊपर एक चैप्टर ही है पूरा। तो वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ोगे आप, इन डेप्थ। बट शॉर्ट में बताया कि भाई ये जर्नी कैसा था, लाइट का हिस्ट्री कैसा था। अभी जो भी जानकारी आपके साथ मैंने शेयर किया, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी इन शॉर्ट, 3 मार्क। एक्सप्लेन हाइजेंस वेव थियरी, 3 मार्क। समझा? तो ये 3-3 मार्क के लिए शॉर्ट नोट्स इसमें से पूछे जाते हैं। एंड बेसिकली
हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में हाइजेंस का वेव थ्योरी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इट वाज वेरी सुपीरियर एंड उन्होंने लाइट को एक बहुत ही अलग डायरेक्शन में एक्सप्लेन किया था, एंड वो डायरेक्शन आज हमको बहुत जरूरी है समझने के लिए. So let's try to understand that particular theory very well.